नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के लोगों को आज पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़ा तोहफा दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मिडिल ईस्ट संकट के बीच तेल कंपनियों को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी घटाने पर धन्यवाद किया और पेट्रोल डीजल के निर्बाध आपूर्ति पर भी सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की। सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट को लेकर कहा कि यूपी ने 2017 से पहले जलालत झेली है और बीते सालों में केंद्र सरकार ने यूपी को इससे निकालने का काम किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण चिंतित है। कई देशों में खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम परिवारों और किसानों पर इस संकट का असर कम से कम पड़े। उन्होंने कहा कि देशवासी मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। लोगों को अफवाहों से बस दूर रहना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह क्षेत्र अब देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इन कॉरिडोर से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी बंगाल और गुजरात के समुद्री तटों से बेहतर हुई है। दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। यहाँ उगाए गए कृषि उत्पाद और यहाँ बने औद्योगिक सामान अब जमीन, रेल और हवाई मार्ग से तेजी से दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता के सिर में चोट लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले उनके पैर में चोट लगी थी। बंगाल का चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे देश की सुरक्षा एक प्रकार से बंगाल के चुनाव के साथ जुड़ी है। असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ लगभग खत्म हो गई है। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से पूरे देश में घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सभी जानते हैं बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्र, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। आप सभी जानते हैं तो ममता सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप पत्र जारी किया गया है। ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अमरीश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अमरीश जी, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप पत्र जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर किस तरीके की अराजकता पश्चिम बंगाल में है टीएमसी के राज में, ये दर्शाया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार भी किया। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके का ये आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? जहां तक साहिल जी बात है इस आरोप पत्र की, तो ये आरोप पत्र कोई भाजपा का आरोप पत्र नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की जनता का आरोप पत्र है जी। वहां की जनता का ये आरोप पत्र है और इस बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार वहां बनेगी। जिस तरह का वहां का निरंकुश व्यवस्था है, निरंकुश राजनेता वहां की है और निरंकुश व्यवस्था के साथ साथ आम जनमानस, आम जनता के बीच में जो रोष है, उस रोष को अगर देखा जाए तो आगामी जो 4 मई को रिजल्ट आएगा उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। पूर्ण बहुमत मतलब हम जहां थे वहां से पूर्ण बहुमत, पूरी संख्या के साथ, पूरी बहुमत के साथ हम सरकार में आएंगे। इस
आरोप पत्र में काफी कुछ लिखा हुआ, काफी कुछ उन्होंने बताया है जी। और माननीय गृह मंत्री जी जो इस चीज को देख रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है और उनके नेतृत्व में जो चीज देखा जा रहा है और सारी व्यवस्था जो हमारे सारी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, वो सारा रिपोर्ट आता है ऊपर तक और वहां की व्यवस्था बहुत निरंकुश है। ममता बनर्जी अपने आप में सवालिया निशान है। जिस तरीके से उनको वो एक्टिंग करती हैं, जिस तरीके से वो फाइल को फाड़ देती हैं, फाइल को लेके चली जाती हैं, हाथ से छीन लेती हैं, बहुत सारी व्यवस्था है और इसको अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से इस बार सफाया है उनका। इस बार टीएमसी गई, 4 मई टीएमसी गई, यही है। चलिए अमरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आरोप पत्र जारी किया गया है जिसमें ममता सरकार की खामियों को उजागर किया गया है और जिस तरीके का राज टीएमसी कर रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अराजकता पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में है और इस बार टीएमसी का सफाया कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके सभी अधिकार और शक्तियां छीन ली गई हैं। मैं चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं लेकिन उन्होंने मेरी सारी शक्तियां छीन ली हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगढ़ में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी ठहराते हुए कहा, मुझे दोष मत दीजिए, मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, बीजेपी के लोगों को यहाँ भेजा गया है, लेकिन वो नहीं जानते कि जीत हमारी ही होगी। रघुनाथगंज में दंगे भड़काए गए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका तबादला यहाँ इसलिए किया गया है ताकि वो दंगे भड़का सकें। रघुनाथगंज में दुकानों में तोड़फोड़ की गई, किसी के घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? रघुनाथगंज में दंगे भड़काने का अधिकार आपको किसने दिया? इन सब का हिसाब देना होगा। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अक्टूबर 2025 के बाद अपना पहला पोस्ट किया है। इस पहले पोस्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है और साथ ही भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की उत्सुकता जाहिर की गई है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके स्नेही शब्दों और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं हमारे दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने और अपने लोगों की समृद्धि के लिए आपके साथ निकटता से काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को जीत की बधाई दी थी और भारत नेपाल के संबंधों को मजबूत करने व सहयोग को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की थी। उधर कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग के एक मामले में जमानत दी थी। शब्बीर शाह को 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। तो कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत दे दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। कश्मीरी अलगाववादी नेता को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बाद से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। इसके चलते होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। हालांकि ईरान ने कुछ देशों के जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी है। इस बीच भारत के 2 और जहाज़ होर्मुज से गुजर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे 2 और व्यापारिक जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत तैयार स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही और जहाज़ों के भी उनके पीछे आने की उम्मीद है। शिप ट्रैकर वेबसाइटों के अनुसार भारतीय झंडे वाले 5 LPG कैरियल भारत आ रहे हैं। ये जहाज़ दुबई रास अल खैमा के उत्तर में होर्मुज स्ट्रेट के ठीक दक्षिण पश्चिम में लंगर डाल खड़े हैं। ये जहाज़ एक साथ जमा हो रहे हैं ताकि वो होर्मुज से बाहर निकल सकें। इन जहाज़ों पर 1.7 लाख टन से ज़्यादा LPG लदी हुई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 जहाज़ों को वापस भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रास्ता उन जहाज़ों के लिए बंद है जो उनके दुश्मनों से जुड़े बंदरगाहों से आ रहे हैं। वहीं ईरान इजराइल जंग के 28 दिन बाद अब हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और यज़्द
जैसे अहम इलाके शामिल थे। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार बनाने वाले सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक के साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री शामिल थी। इसके अलावा अराक में मौजूद हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला किया गया, जिसे इजराइल ने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार करने के लिए अहम बताया है। वहीं यज़द में इस प्लांट को भी निशाना बनाया गया, जहां यूरेनियम संवर्धन के लिए जरूरी विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है। वहीं ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E579 का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद उसकी दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी 161 यात्री सुरक्षित हैं। विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई थी। एसओपी के तहत रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद थी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सुबह 10:53 पर इमरजेंसी कॉल आया। टीम को अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि विमान बोइंग 737 ने 10:59 पर सुरक्षित लैंडिंग की। इंडिगो एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में लैंडिंग से पहले तकनीकी खराबी सामने आई। सुरक्षा के तौर पर पायलट ने तुरंत लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। विमान की जांच की जा रही है। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई गई है। वहीं रामनगरी अयोध्या में चल रहे सरयू तट स्थित 51 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे यज्ञ परिसर में आग फैल गई, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बता दें कि राम मंदिर में 800 मीटर की दूरी पर स्थित राजघाट में चल रहे 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ बक्सर के जियर स्वामी ने आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कर रहे थे। आग लगने की खबर मिलते ही डीएम निखिल टीकाराम पुंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आयोजकों से बातचीत के बाद अब तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। आग यज्ञशाला के साथ साथ पास की गौशाला तक भी फैल गई थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी बड़े पैमाने पर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। उधर आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने अपने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। फ्रेंचाइजी के मुताबिक धोनी सीजन के शुरुआती कुछ मैच से बाहर रहेंगे। फ्रेंचाइजी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उनके फैंस के लिए खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सीएसके ने धोनी को लेकर बताया कि वो चोट की वजह से शुरुआती 2 सप्ताह के लिए आईपीएल से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए रिहेबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती 2 हफ्तों तक खेलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एमएस धोनी अभी काफ स्ट्रेन की दिक्कतों की वजह से रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इस वजह से उनके आईपीएल 2026 के पहले 2 हफ्ते नहीं खेल पाने की संभावना है। जल्दी ठीक हो जाओ थाला। आईपीएल 2026 के शेड्यूल के मुताबिक पहले 2 सप्ताह में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 मुकाबले खेलने हैं। सीएसके को 11 अप्रैल तक इस सीजन में अपने 4 मैच खेलने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि धोनी कम से कम 4 से 5 मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी चोटिल होने के कारण अब आईपीएल के शुरुआती 2 हफ्तों तक नहीं खेल सकेंगे। सीएसके फैंस को ये बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सीएसके चोटिल हो गए थे, जिसके बाद अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक आईपीएल के इस सीजन में वो शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। वहीं लखनऊ में रामनवमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूरे दिन व्रत रखकर अपने घरों में विधि विधान से हवन पूजन किया और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा व उपहार देकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। दूसरी ओर ठाकुरगंज क्षेत्र के गड़ी पीर खां स्थित राधाकृष्ण ठाकुर द्वारा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी और मिठाई वितरित की गई। पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा और लोगों ने भगवान से सुख, शांति और मंगलमय जीवन की प्रार्थना भी की। वहीं अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में पुलिस पिटाई से घायल हुए पीड़ित के घर हालचाल जानने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश महामंत्री पहुंचे। उन्होंने घायल व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और करंट लगाकर प्रताड़ित भी किया, जबकि शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक पुलिस की ओर से
घर पहुंचकर कोई ठोस जांच नहीं की गई है। भीम आर्मी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं ललितपुर जनपद के ग्राम सिंधवाहा में अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खेतों में तेजी से फैली आग को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी और स्वयं भी आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना में लगभग 4 से 5 किसानों की खड़ी फसल जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। घटना से प्रभावित किसानों ने भारी चिंता और नुकसान को लेकर मायूसी का माहौल बना हुआ है। वहीं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक दबंग युवक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करते हुए उनकी सरकारी गाड़ी पर ईंट से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करते हुए बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम दिया और बाद में मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी। ये एक हेड कांस्टेबल हैं प्रबल प्रताप सिंह, जो कि सूबेदार नगर थाना क्षेत्र बिठूर के रहने वाले हैं। परसों रात की ये घटना है और इसमें जो विपक्षी है उसने इनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। ये दोनों लोगों के मकान आमने सामने हैं। शराब के नशे में कुछ हॉट टॉक होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये आता है कि विपक्षी आता है और गाड़ी के ऊपर पत्थर मारता है, जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाता है। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही ये जो विपक्षी है इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। घर पे दबिशें दी गई, अभी ये मिला नहीं है, शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बांदा जिले के पैलानी तहसील क्षेत्र के खरई गांव में एक दर्दनाक हादसे में कैन नदी में डूबने से 2 12 वर्षीय सहेलियों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां भैंस चराने के दौरान खेलते खेलते नदी में गिर गई, जिससे उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। थाना पैलानी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरई से सूचना प्राप्त हुई कि 3 बच्चियां अपने गांव में भैंस को पानी पिलाने कैन नदी ले गईं और खेल खेल में भैंस पर बैठकर जब नदी के अंदर गईं तो इनमें से 2 बच्चियां पानी में गिर गईं। तीसरी बालिका द्वारा जब सूचना दी गई तो थाने के फोर्स द्वारा ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाराणसी पहुंचे सैयद नासिर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कई अहम मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार हवाई अड्डों का संचालन निजी हाथों में सौंप रही है और विशेष रूप से अडानी समूह को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो एयरपोर्ट अभी सरकारी नियंत्रण में है उन्हें भविष्य में निजीकरण से बचाने की क्या गारंटी है। सांसद ने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि संसद में दिए गए बयानों से जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं का एक ख्वाब था, जो फ्री कंट्री रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री रहना चाहिए, सेक्युलर कंट्री रहना चाहिए करके, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं का एक ख्वाब था, जो फ्री कंट्री रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री रहना चाहिए, सेक्युलर कंट्री रहना चाहिए करके, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।